Good morning, all of you. So, this is the first chapter of history. What is the first chapter? The French Revolution, right? So, see, these first two pages are about your unit, events and processes. इसमें आपको बताया हुआ है कि ये जो यूनिट है पर्टिकुलरली इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना. इन सेक्शन 1 यू विल रीड अबाउट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द राइज ऑफ नाजिज्म. हम जनरली इस यूनिट में, पूरी यूनिट में, जिसमें कि 3 चैप्टर है आपके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सेकेंड है रशियन रिवॉल्यूशन एंड थर्ड है राइज ऑफ नाजिज्म, जो नाजीवाद है उसका उदय. ठीक है. इन डिफरेंट वेज ऑल इवेंट्स आर वर इम्पॉर्टेंट इन द मेकिंग ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड. अगर मैं देखूं तो आज का ये जो संसार बना है, ये जो आधुनिक विश्व बना है, इसे बनाने में इन तीनों ही रिवॉल्यूशंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. ओके. सो सी, मैं आपको चैप्टर का थोड़ा सा हिंट देती हूँ कि चैप्टर किस बारे में है. उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए क्लियरली कि ये है क्या. चैप्टर इज़ अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति थी, है ना. ये देखो इसमें क्या है. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस वाज इन अ स्टेट ऑफ अलार्म. कि जो मॉर्निंग थी, जो सुबह थी 14 जुलाई 1789 की, जो पेरिस में, हाँ, तो जो मॉर्निंग थी 14 जुलाई 1789 की सिटी ऑफ पेरिस में, फ्रांस की जो कैपिटल स्टेट है, ठीक है, कैपिटल सिटी है पेरिस. तो वहाँ क्या था, एक स्टेट, एक कंडीशन थी अलार्म की. अलार्म कि लोगों को अलार्म किया जा रहा था, लोगों को अवेयर किया जा रहा था, लोगों को ना बताया जा रहा था कि आपको यहाँ पर क्या है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है. ठीक है. तो वो जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, वो प्रॉब्लम थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है. ये जो स्टेट में ये जो कंडीशन थी ना उस टाइम में सिटी ऑफ पेरिस की, ये किस चीज़ की थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की थी. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, आखिर रीजंस क्या थे. वो आप चैप्टर को जब एक्सटेंड करोगे तो उसमें पढ़ोगे. यहाँ पे है फ्रेंच रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. बट क्योंकि हमें इंट्रो समझना है चैप्टर का, तो मैं पहले ही आपके साथ उसे क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद हम आगे को पढ़ेंगे. ठीक है. सी, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, इस टाइम में क्या हुआ था, इस टाइम में हुआ था जनरली कि 1774 में, ठीक है, लुई 16 वहाँ के राजा थे जिनको 1774 में राजा बनाया गया था. ऑफ द बर्बन फैमिली ऑफ किंग्स असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस. ठीक है. 1774 में लुई 16, जो कि 20 ईयर्स की थे ओनली उस टाइम में, और जिनकी शादी हुई थी उस टाइम में ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट के साथ. ठीक है. ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी मैरी एंटोनेट, उनके साथ उनकी शादी हुई थी. और ये बिलोंग करते थे बर्बन फैमिली से. ठीक है. बर्बन साम्राज्य से बिलोंग करते थे. उस टाइम में फ्रांस का राजा, फ्रांस का जो थ्रोन था वो किनको पहनाया गया, लुई 16 को. सी, हुआ क्या उस टाइम में, हम बहुत सारे कॉजेज़ पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको इसका फर्स्ट इकोनॉमिक कॉज बता रही हूँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, कि आउटब्रेक क्यों हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन का. तो समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. Louis XVI was welcomed by empty treasure. The France was reeling under tremendous debt which had mounted up to 2 billion livres. क्या हुआ उस टाइम में, जो लुई 16 थे, ठीक है, जब वो राजा बने तो उनको वेलकम किसके थ्रू किया गया, उनके एम्प्टी ट्रेजर, उनका जो खजाना था ना वो खाली था. अब वो खाली क्यों था, क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की थी. ठीक है. फ्रांस ने उस टाइम में अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए, उनके शत्रुओं से जो कि ब्रिटेन था उससे इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए हेल्प की. ठीक है. 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उसने हेल्प करी. तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा, उसमें पैसा लगेगा. और वही पैसा लगाने की वजह से जो फ्रांस का ट्रेजर था वो क्या हुआ, खाली हो गया. ठीक है. फॉर मीटिंग दीज एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग इन द ट्रिक्स वाज इनएविटेबल. अब देखो जनरली क्या हुआ कि उस टाइम में जो इन्होंने हेल्प करी, ठीक है, उसमें उनका खर्च हुआ 2 बिलियन लीवर्स. ठीक है. सी, देयर इज़ अ वर्ड
लीवर्स, है ना. The war added more than a billion livers to adapt that had already risen to more than 2 billion livers. What is livers here? लीवर क्या है यहाँ पे? लीवर वहाँ यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस की, जो कि उस टाइम में यूज़ होती थी, बट इस करेंसी को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया 1794 में. यू कैन राइट इट. Livers is unit of currency in France at that time, which has discontinued in 1794. Okay. तो उस टाइम में क्या हुआ, उनकी एम्प्टी ट्रेजर का रीज़न क्या था? दैट फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन. कॉमन एनिमी मतलब जो फ्रांस का भी है और अमेरिका का भी है, इसीलिए फ्रांस ने उनकी हेल्प करी थी. ठीक है. और वहाँ पे बहुत युद्ध चला हेल्प इंडिपेंडेंस को गेन करने के लिए, और उसी में फ्रांस के कितने 2 बिलियन लीवर्स जो हैं खर्च हो गए. ठीक है. अब इन्हीं खर्च को निपटाने के लिए और अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए, जो उनके खर्चे हैं डेली लाइफ के, या उनका जो पैलेस है उसको संभालने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, और ऑब्वियसली बात है राजा रानी है तो वो नॉर्मल लाइफ तो जी नहीं रहेंगे, दे लिव वेरी सोफिस्टिकेटेड लाइफ. तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया. ठीक है. सी, लैंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स. ठीक है. वो लैंडर्स, वो जो भूमि को कर्जे पर देते थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 10% इंटरेस्ट लगा दिया लोन्स के ऊपर. सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू स्पेंड एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंक्रीज इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन. ठीक है. ताकि फ्रेंच गवर्नमेंट को क्या मिल सके, बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट पेमेंट मिल सके. किससे? सिर्फ और सिर्फ टैक्स वाले हिस्से से ही. ओके. तो ये क्या था, टू मीट regular expenses such as the cost of maintaining an army, the court, running government offices or universities, the state was forced to increase taxes. ठीक है. मैंने आपको बताया ना, उनको अपने रेगुलर एक्सपेंसेस, जो उनके रेगुलर खर्चे थे, जैसे कि उनको एक अपने आर्मी को मेंटेन करना था, अपने कोर्ट को, अपने पैलेस को मेंटेन करना था, गवर्नमेंट ऑफिसेस चलाने थे या यूनिवर्सिटीज़ चलानी थी, या जितने भी डिफरेंट वर्क होते थे उनके अंडर में, उन सबको संभालने के, उन सबको मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या करा, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया. Yet even this measure would not have sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states. The only members of the third state paid taxes. ठीक है. बट ये जो मेजर था ना, ये भी काम नहीं कर पाया, ये भी सफिशिएंट नहीं था. ठीक है. तो क्या हुआ 18th सेंचुरी में, ये तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक कॉज. ठीक है. उसके बाद हम पढ़ेंगे सोशल कॉज, जिसकी तरफ अब मैं जा रही हूँ. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, इसमें फ्रेंच सोसाइटी को 3 एस्टेट्स में, 3 भागों में बांट दिया गया. ठीक है. द फर्स्ट एस्टेट एंड द सेकेंड एस्टेट एंड द थर्ड एस्टेट. ठीक है. जनरली हम उसे पढ़ेंगे क्या था ये. सी, the society of estates was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old regime is usually used to describe the society and institution of France before 1789. ये जो सोसाइटी थी, ये जो स्टेट्स थे, ये किसका पार्ट हुआ करते थे, फ्यूडल सिस्टम का. फ्यूडल सिस्टम का मतलब समझते हैं आप, जैसे जो वंशानुगत जो प्रक्रियाएं चली आती हैं, जैसे कि जो राजा है उसका बेटा राजा बनेगा, जो पंडित है उसका बेटा आगे आने वाला पंडित बनेगा, या जो लो कास्ट से है वो आगे भी लो कास्ट से ही बिलोंग करेगा, उसको हमेशा जो है अछूत काम ही करने होंगे. ठीक है. दिस इज़ द सिस्टम विच इज़ नॉन एज टू बी फ्यूडल सिस्टम. तो जनरली मिडिल एज में से पहले हुआ करता था ये, और 1789 से पहले की जो सोसाइटी थी उस चीज़ को, इस पूरे सिस्टम को ओल्ड डिज़ाइन का नाम देते थे. ठीक है. यहाँ पे फिगर 2 दिया हुआ है आपको, जो कि सोसाइटी को दर्शाएगा. देखो, ये जो इसका सोशल है ना, वो दिखाएगा आपको कि सोशल डिवीज़न किस तरह थे फ्रांस की सोसाइटी में. सी, आई हैव टोल्ड यू देयर वर 3 स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट वाज कंप्राइजेज ऑफ क्लर्जी. ठीक है. क्लर्जी मतलब जो वहाँ पे नेता वगैरह हुआ करते हैं, जो मंत्री वगैरह हुआ करते हैं, जो उस चीज़ को संभालते हैं. Second state was comprises of nobility, and third state was comprises of some good man and some poor man, rich as well as poor. ठीक है. See, big businessmen, merchants, court officials, lawyers, etc.
पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स. ठीक है, मैंने आपको बताया ना, रिच पीपल्स एज वेल एज पुअर पीपल वर कंप्राइज्ड ऑफ थर्ड स्टेट. ठीक है, you have to make this figure in your notebook, particularly this one, and tell it social division of French society. Okay, social division of French society. So till now you have understand what were the economic and social reasons. Now I will explain social reason in detail. Okay.